नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर विथ प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो आज जो 2 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण खबर हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कल वाले क्लास में हम लोगों ने 3 खबर को मतलब एनालिसिस करने का प्रयास किया था, तो वैसे ही आज हम लोग भी 2 3 4 जितने भी खबर पॉसिबल होंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम लोग स्टडी करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो स्टडी करने के लिए आपको चाहिए कि इंडिया और वर्ल्ड के मैप अपने साथ रखिए और एक छोटा सा नोट्स बनाने के लिए एक 2 3 पेज का एक पेपर रखिए, ताकि मैं जो भी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समक्ष बताऊं उसको आपको नोट डाउन करने होंगे। ये चीजें होती है कि कुछ स्टैटिक चीजें बोली जाती है जो जनरली वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप सभी उसको नोट डाउन करेंगे और उसमें जितने भी जैसे बुलेट पॉइंट वगैरह होते हैं उसको हाईलाइट वगैरह भी किया जाता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जितने भी आप प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो आइए अब आज का जो सेशन है उसको प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि 3 न्यूज आज भी कवर करें। और क्योंकि ये प्रॉपर जो आज मैं जो एनालिसिस करूंगा न्यूज का, वो सिर्फ 2 सितंबर के न्यूज नहीं है, इसके पहले के भी न्यूज है। मैं कल भी आप लोगों को कहा था कि जो न्यूज होंगे वह वैरी करेंगे। हो सकता है कि वह न्यूज 31 अगस्त के भी आपको समक्ष देखने को मिले, हो सकता है कि 1 सितंबर का भी आपको न्यूज आपको कवर करने को मिले। तो ये डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे हमारे पास मतलब न्यूज पेपर अच्छे से कवर करेंगे किसी टॉपिक को, मैं उस दिन उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। और इसमें करंट अफेयर में हम लोग इस प्रकार का एनालिसिस करेंगे कि मतलब अगर आप प्री एज वेल एज मेंस, अगर कोई मतलब जैसे पीसीएस यूपीएससी वगैरह के आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपका काफी बेनिफिशियल है। और इसमें जितने भी स्टैटिक बातें मेरे द्वारा बताई जाएंगी वो एग्जाम जो आप जैसे वन डे एग्जाम में आप प्रिपेयर होते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमारे खजाने में क्या क्या है। तो 2 सितंबर 2022 की आज बात करेंगे हम लोग। और उसमें पहला न्यूज मैं यहाँ पर कवर करने का प्रयास करूंगा। एक महत्वपूर्ण मतलब एक इंसान है जो देश दुनिया में इनकी अपनी एक अलग पहचान है, इनकी अपनी छवि है, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। वो नहीं रहे। बहुत सारे न्यूज पेपर ने इसको मतलब हेडिंग के तौर पर भी मतलब पब्लिश किया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव नहीं रहे थे इसका मतलब क्या मतलब बनता है हमारे स्टडी से। लेकिन आपको बता दें कि मिखाइल गोर्बाचेव की मतलब हिस्ट्री इतना बेहतरीन रहा है कि मतलब एक समय जो दुनिया कोल्ड वार में सम्मिलित था और उस कोल्ड वार से निकालने में काफी ज्यादा श्रेय मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है। अगर देखा जाए तो यूएसएसआर इस नाम से सारे लोग वाकिफ होंगे, मैं ऐसा मानकर चलूंगा। उसके जो लास्ट जो मतलब हेड ऑफ द स्टेट थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो आज हम इनके बारे में भी प्रॉपर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जैसे द हिंदू हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, एनवीटी हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स हो गए, महत्वपूर्ण जितने भी न्यूज पेपर हैं उन्होंने इस मुद्दे को मतलब किस प्रकार का सुर्खियां दी है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। और मतलब एक एंगल से अगर देखा जाए तो न्यूज जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसकी बैकग्राउंड। क्योंकि कोई भी हिस्ट्री जब आपके चर्चा में होती है तो पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाता है कि उससे क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे वो वन डे का एग्जाम हो या आप मेंस बेसिस आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह क्या कहानी होने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इकोनॉमिक्स टाइम को अगर आप कवर अप करते हैं तो आप देखिएगा इसकी भी हेडिंग बनी हुई है और ये न्यूज है मेरे ख्याल से कल की। और फिर से अगर एनडीटीवी की बात करें तो ये भी है आपका 1 सितंबर 2022 का।
ये भी अपडेट है एनडीटीवी का। और एनडीटीवी ने लगभग यहाँ पर ये चीजें कहा कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो अंतिम यात्रा होती है, उस अंतिम यात्रा में व्लादिमीर पुतिन अटेम्प्ट नहीं किए, वो नहीं जा सके। उसके बाद एक मोनी कंट्रोल भी करके एक न्यूज पेपर आता है, उसमें भी ये सारा चीजें यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्लादिमीर पुतिन जो है अभी के हेड ऑफ द स्टेट रसिया के, वो अटेंड नहीं किए। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव की जो अंतिम यात्राएं हो रही थी। और इन जनरल होता क्या है कि जब इंसान डेथ कर जाता है तो उसके जो अंतिम यात्रा होता है उसमें लोग शामिल होते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। जैसे मतलब हर रिलीजन की अपने अपने एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मतलब जिस प्रकार की मान्यताएं होती हैं, उस प्रकार के मान्यता के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब उस गॉड से प्रे करते हैं ताकि उनके जो सूल हैं, आत्माएं हैं, उनको ईश्वर गॉड उनको शांति दे। एनीवे, ये तो हो गया क्वेश्चन। हमने ये हो गया आपका प्रॉपर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और कुछ जो न्यूज़पेपर के जो हेडिंग थे उसको भी कुछ देखते हैं कि मतलब हिंदी वालों ने किस प्रकार से इसको कवर अप करने का प्रयास किया है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एनबीटी का है कि आधुनिक रूस के मसीहा या सोवियत संघ के टूटने के जिम्मेदार, जाने क्यों विवादों में रहा गोर्बाचेव का शासन था। इसको भी जानेंगे, इसके इतिहास को भी जानेंगे अच्छे से, क्योंकि ये तो न्यूज छोटा है लेकिन इससे संबंधित जो तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। एज ए वर्ल्ड हिस्ट्री के एंगल से भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग ये भी बन जाता है। और कुल मिलाकर के भारत का जो रिश्ता रहा है वह रसिया के साथ काफी बेहतर रहा है। मतलब यूएसएसआर के साथ भी हमारा रिलेशन बेहतर था और कहीं ना कहीं उसका जो आज तक जो अभी का जो रूस है प्रेजेंट का, वह उसको फॉलो अप करते आ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रकाश डालूंगा मिखाइल गोर्बाचेव के करियर पे, उनके जीवन पे, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में उनके प्रति एक मतलब एक आइडिया जनरेट हो जाए, ताकि फिर जब हम इसमें जब स्टडी करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे इस न्यूज को, तो थोड़ा सा आसानी होगा आप लोगों को। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात करें तो अभी तक जितने भी लीडर हुए दुनिया में, तो इनकी एक अगर देखा जाए छवि कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। सारे लीडर हैं, किसी में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होता है, लेकिन इसमें अगर जितना ही तारीफ की जाए मिखाइल गोर्बाचेव की उतना ही कम है। क्योंकि एक समय जो कोल्ड वार का जो समय चल रहा था, और उस कोल्ड वार के समय में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल बेस्ड इकोनॉमी में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, और इस दुनिया जो था ऑलमोस्ट टू पार्ट में बढ़ चुका था। और चाहे आप बात करें लेनिन से लेकर के मिखाइल गोर्बाचेव तक, तो लगभग 5-6 इसमें मतलब शासक हुए यूएसएसआर को लेकर के। लगभग 1925 के बाद लगभग लेनिन जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद एक ब्रूटल लीडर आते हैं जिनका नाम है स्टालिन। स्टालिन का एक प्रिंसिपल था कि मतलब नो मैन नो प्रॉब्लम्स। आप इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कहानी कितने विचरणीय, मतलब एक कुछ डिफरेंट थी। तो इस एंगल से उन्होंने मतलब काफी इकोनॉमी को तो आगे लेकर के गए, लेकिन मतलब कहानी इतना बिगाड़ दिया कि लोगों में मतलब एक एंगल से देखा जाए तो समस्याएं उत्पन्न हुई। काफी ब्रूटल बिहेवियर थे उनका। मतलब प्रॉपर हम लोग उनकी बायोग्राफी पर नहीं जाएंगे, बस इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट जान लीजिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अगले शासक आते हैं उनका नाम होता है निकिता क्रुश्चेव। और उसके बाद स्टालिन के डेथ के बाद ये महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। कुछ इनका टाइमलाइन अच्छा रहता है और इन्होंने भी कोई अच्छा प्रयास नहीं किया कि मतलब जो उस समय जो कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर को लेकर के, इसको मतलब कम किया जाए। फिर लगभग लगभग अगर मान के चलिए तो 1985 के आसपास मिखाइल गोर्बाचेव शासन में आते हैं, और शासन में आने के बाद इन्होंने पूरा सिस्टम को ही बदल दिया। और सिस्टम बदलने का ऐसा कहानी हुआ कि लगभग कोल्ड वार समाप्त ही हो गया। अगर आप नाम सुने होंगे, एक बर्लिन एक वॉल बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार, जो 1961 में तो बनी थी लेकिन 1989 में इन्हीं के समय में उसको तोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर के मतलब
आप देखिएगा वेस्टर्न जितने भी यूरोपियन देश हैं या अमेरिकन देश हैं, उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव को काफी पसंद किया। अब ऐसी बातें हैं कि इस प्रकार की अगर मेंटेलिटी अगर उनके पास है, तो क्या यूएसएसआर के लोग क्या उसको पसंद करेंगे? नहीं, यकीनन नहीं करेंगे। इसलिए मतलब उनका मतलब इनके शासन काल के बाद मतलब क्या हुआ कि जो यूएसएसआर हुआ वो कोलैप्स हो गया। अब इनकी अगर टाइमलाइन की बात करें तो इनका जो मतलब बर्थ होता है वो 1931 में होता है। एक अवरेज फैमिली से ये आते हैं। इनके जो ग्रैंड फादर हैं, फादर हैं, वो भी मतलब इनका संबंध जो होता है मतलब स्टालिन के समय से होता है। और वो लोग भी मतलब कुछ इनकी भूमिकाएं होती है आर्मी वगैरह में। तो इसको लेकर के वो काफी इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन उनको मतलब काफी इन्होंने देखा था ब्रूटल बिहेवियर किसका, आपके स्टाइलिन का। तो इसलिए इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि मैंने अपने लाइफ में अगर इस प्रकार की कोई चांसेस पॉसिबिलिटी अगर बनते हैं तो मैं लिबरलिज्म को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इतना ही नहीं, अगर बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की, तो मिखाइल गोर्बाचेव मतलब इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग में यकीन करते थे और अपने भाई बहनों में सबसे मतलब बड़े थे। तो कभी भी किसी प्रकार की अगर मिस्टेक इनके द्वारा अगर हो जाता था, तो लगभग इनके घर वाले मतलब ऐसे बोलते थे कि आप बड़े हैं। तो इसलिए घर की स्थिति को देखते देखते इनमें लिबरल माइंडसेट काफी मतलब कूट कूट कर भर गया। इसका आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब इसका असर हम लोग देखेंगे जब इनके जब पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होगा, उसमें उसमें इन्होंने उसी का ही मतलब काफी हद तक अपना जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको समझते हुए इन्होंने बखूबी पूर्ण तरीका से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। तो थोड़ा सा स्टैटिक चीजें इसमें जानते हैं कि क्या क्या मतलब कहानी है। इसमें बीच में कुछ स्टैटिक चीजें आएगी तो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करते रहूंगा। देखिए अगर कहें तो मतलब पहले ही मैंने बताया आपको, दैट मीन्स कि यूएसएसआर के ये लास्ट क्या थे, हेड ऑफ द स्टेट थे। और लगभग इसके बाद से जो यूएसएसआर था वह लगभग 15 देशों में टूट गया इन्हीं के द्वारा। जैसे ग्लासनोस्ट लिखा गया है और पेरिस्त्रोइका, थोड़ा सा ये रशियन भाषा है तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसका मतलब ग्लासनोत्सव का मतलब ये होता है कि खुलेपन, मतलब अपने इकोनॉमी को बिल्कुल खोल देना, अपनी इकोनॉमी को खोल देना। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये होता है कि लगभग परिवर्तन, आप जिस प्रकार की जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं। खुलेपन का मतलब क्या है, जैसे आप चाइना में चले जाइए, तो चाइना में जाएंगे तो क्या होगा, वहां की जो भी यहाँ पर मीडिया है आप खुलकर बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी के सिस्टम क्या है कि इंडिया में चलेगा तो आपको तो पूरा आजादी है, राइट टू स्पीक आपके फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है। लेकिन वहां की अगर हम बात करें तो उस समय जब मिखाइल गोर्बाचेव जब आए, जब इनकी जब शासन हुई, तो इन्होंने ग्लासनोस्ट किया और इसमें खुलेपन कर दिया। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब प्रिंसिपल लेकर के आए, जिसका मतलब होता है चेंजेज। और चेंजेज का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान रहे हैं कि जो भी आप इकोनॉमिक जो आप क्लोज इकोनॉमी रखे हैं तो उसको ओपन कीजिए। अगर मीडिया आपसे मतलब कोई बात को मतलब जनता के ऊपर लेकर के नहीं आ रही है, तो उसको मतलब इस प्रकार के फ्रीडम दिए जाए कि वह सारी बातों को प्रेजेंट करे लोगों के सामने। इस प्रकार की इन्होंने रणनीति लाया। लगभग मैंने आपको बताया कि 1985 में गोर्बाचेव मतलब यूएसएसआर के क्या बने, वहां पर राष्ट्राध्यक्ष बने, राष्ट्रपति बने। अब इसमें कहा, इसमें एक है कि मतलब कैसा रहा गोर्बाचेव का जीवन। तो इसमें कहें कि लगभग 15 साल की उम्र में और वह कंबाइन मशीन से फसल काटने का काम करते थे। मतलब इनके जो घर वाले थे, क्योंकि आप देखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था था, सोशलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, तो वहां पर काफी अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर पर फोकस किया जाता था। और उस समय चूंकि अवरेज फैमिली से आते हैं, तो उन्होंने मतलब खेती में अपना पूर्ण योगदान दिया, अपने फैमिली के साथ हार्ड वर्क करना, इन सारी चीजों को लेकर के मतलब 15 साल की उम्र में देखिए इतने इन्होंने इस प्रकार की मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मतलब इनमें इतनी मतलब अचीवमेंट करने की क्षमता थी। 1971 में गोरबाचेव लगभग
गोरबाचेव पार्टी एक केंद्रीय कमेटी के चुनाव के सबसे युवा नेता मतलब के तौर पर उभर रहे थे, क्योंकि उस समय 1971 का जो समय चल रहा था, उस समय मेरे ख्याल से निकिता क्रुश्चेव की गवर्नमेंट थी यूएसएसआर में। और 1978 में वह अपनी बेटी और पत्नी रईसा के साथ मॉस्को चले गए। एक मतलब एक बुक है मिखाइल गोर्बाचेव को, मैंने इसको पढ़ा है, तो उसमें प्रॉपर इनकी मतलब थोड़ा सा अच्छा से बताने का प्रयास किया गया है रईसा और गोर्बाचेव की। ऐसा माना जाता है कि जो इनका जो लोकल लैंग्वेज था, इनकी पकड़ उस पर अच्छी थी। यह इंग्लिश इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, इसको लेकर के जब इनकी जो शादी हुई थी राइसा से, और राइसा एक डांसर थी। ऐसा मतलब किसी किसी बुक में ऐसा मिलता है कि मतलब एक कभी एक डांस गए थे देखने के लिए राइसा की, और वहीं पे इनको मतलब जान पहचान हुई, और उसके बाद से इनकी मतलब मैरिज हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण चीज है कि मतलब जो मतलब मॉस्को से निकल करके जब इनको दूसरे दुनिया में जाने का मौका मिला, तब ये अवाक रह गए दुनिया को देख करके कि अरे मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। इन्होंने देखा, जैसे अब इन्होंने कंपेयर किया। जैसे अगर आपको मैंने यहाँ पर देखिएगा हाईलाइट किया है कि अगर आपको चिप्स लेना है कहाँ पे, यूएसएसआर में, तो मतलब वो भी एक सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी से ही आपको लेना होगा। अगर आप एक पोटैटो खरीदते हैं, तो पोटैटो खरीदने के लिए यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप किससे लेंगे, और पोटैटो सेल करने वाली जो कंपनी होगी, ये डिसाइड मतलब उसको एक लाइसेंस के माध्यम से उसको पता होना चाहिए कि वो कितना प्रोडक्शन करेगी, क्या मतलब कहाँ सेल करेगी, ये सारी चीजें डिपेंड करेगा वहाँ के गवर्नमेंट ऑथोराइज पे। तो इसको लेकर के मतलब ये कंफ्यूज थे। जबकि जब इनको दूसरे देश में जाने का मौका मिला कभी, तो उन्होंने देखा कि मतलब वहां पर तो कहानी बिल्कुल मतलब अलग है, डिफरेंट है। सबको अपने हिसाब से जीने का मतलब राइट्स दिए गए हैं, किसको कितने प्रोडक्शन करने हैं, कौन से बिजनेस करना है। किसी भी चीज में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता था। इसको लेकर के गोरबाचेव को जब भी अगर दूसरे देश में जाने का मौका मिला, तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वहां पर कंफ्यूज थे, और ये उनका ये प्रयास था कि काश यूएसएसआर में भी इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, जो काफी सुटेबल मानी जाएगी। देखिए, अगर 1985 की बात करें, तो उस समय यूएसएसआर की मतलब अगर सेना थी, कुल सैन्य क्षमता लगभग 50 लाख के आसपास हुआ करती थी। और जैसे मैं वहाँ की अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसमें जो भी चीजें हैं उसको आपको मतलब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे छोटी से छोटी चीजें के से जैसे मानते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि महिलाओं के जूते हो गए, पर्स हो गए, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पर मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट लाइसेंस पॉलिसी, सारे में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करते थे। सबसे पहले अगर मिखाइल गोर्बाचेव की अगर लिबरल पॉलिसी की बात करें, तो उन्होंने शराब की कीमतों को बढ़ाया, ताकि लोग क्या करें कि मतलब सरकार मतलब डिपेंडेंसी हो जो अल्कोहल पर, वह कम हो जाए। और धीरे 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 इस चीज को लेकर के वो मतलब थोड़ा सा चर्चा में आने लगे। और फाइनली मैं अगर कहूँ, तो उन्होंने जो अर्थव्यवस्था जो चल रही थी, उन्होंने काफी हद तक बिल्कुल ही बदल डाला। अगर 1986 की बात करें, तो 1986 में इन्होंने लगभग 1986 में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म करना शुरू कर दिए। मीडिया था, मीडिया को ये फ्री कर दिया गया कि वो सारी बातों को मतलब लोगों के सामने पब्लिश करें। और यही चीजें जो थी मतलब जो वेस्टर्न जो कंट्री के जो लोग थे, उनको ये सारी चीजें अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो दुनिया जो दो भागों में बटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें दिखने लगा था कि अब इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं। सरकारी दुकानें, अब क्या हुआ जब लिबरल पॉलिसी आप लेकर आएंगे, इकोनॉमिक्स को ओपन करेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी क्या होगी, कम होने लगेगी। अभी देख रहे हैं आप मल्टीपल किस्म के जो टेलीकॉम कंपनियां अगर एंट्री कर रहे हैं, तो देख रहे हैं बीएसएनएल का हाल क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार जो होती है वो टैक्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा देती है, और अपने सिस्टम को थोड़ा सा लूज हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसीलिए वहां पर सरकारी दुकानें क्या होगी मतलब बंद होने लगी, और खुले बाजार में चीजें महंगी हो गई।
और तेल की कीमतों में गिरावट ने भी अर्थव्यवस्था को चोट की, जिसके कारण देश अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ने लगा। अब देखिए, एक सिस्टम जो पहले से जो बना हुआ आ रहा है, आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मतलब मेरी पॉलिसी तो मतलब अच्छी थी, लेकिन इसको व्यवस्थित ढंग से मैं उसको कर नहीं पाया, जिसका कारण ये हुआ कि मतलब यूएसएसआर लगभग 15 देशों में टूट गया। और आज के समय में भी अगर आप देखिएगा, जितने यूक्रेन या रूस वार जो हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इस प्रकार का जो माइंडसेट है वो यूएसएसआर का ही है। अगर एक बार जो मतलब क्रीमिया एक जगह है, यही 1986 और 1987 के आसपास मिखाइल गोर्बाचेव को मतलब कुछ दिनों के लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि कुक कर लिया गया था। मतलब सत्ता जो होता है मतलब जबरन लेने का प्रयास किया, लेकिन इस चीज ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। तो इस प्रकार की मतलब घटनाएं माना जाता है। उसके बाद अगर शीत युद्ध को खत्म किया, मैं पहले ही बताया कि जो कोल्ड वार चल रहा था, इन्होंने क्या किया कि मतलब ये डायरेक्ट चले गए कहाँ पे, अमेरिका चले गए, और वहाँ के जो उस समय के जो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रोनाल्ड रीगन, आप नाम सुने होंगे, उनके साथ इन्होंने वार्तालाप किया। और दोनों देशों ने यह कमिटमेंट किया कि हम जितने भी हमारे एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक बॉम्ब है, उसको हम मतलब कोलैप्स करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। एक मतलब इन लोगों के बीच में ऐसा साइन भी हुआ। अगर 1990 के समय में अगर आप देखिएगा, तो लगभग इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, मिखाइल गोर्बाचेव को। अब यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि लगभग 1990 के आसपास ये जो व्लादिमीर पुतिन है, उस समय एक खुफिया विभाग और सैनिक क्षेत्र में, आर्मी क्षेत्र दोनों में काम कर चुके हैं, ये सारी चीजें देख रहे थे। और वहीं जब आप देखिएगा सन 2000 के बाद से जब व्लादिमीर पुतिन जब शासन में आते हैं, तो शासन के बाद जितने भी प्रिंसिपल स्टालिन के सारे प्रिंसिपल स्टालिन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन अंतर यही है कि स्टालिन जो था वो ब्रूटल बिहेवियर 20% था, लेकिन यह उतना ब्रूटल नहीं है। आज भी अगर आप देखिएगा, जिस प्रकार से अगर आवाजें उठाई जाती है जिस भी इंसान के द्वारा, वह आवाजें हमेशा के लिए दबा दी जाती है। आज भी ये चीजें व्लादिमीर पुतिन के शासनकाल में ऐसी चीजें देखने को मिल रहा है। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, मतलब वो अपना ही घर नहीं बचा सके। इसका क्या मतलब है कि अगर देखा जाए, तो लगभग 1990 में मिखाइल सोवियत संघ के अंतिम नेता थे। और उस स्थिति में, क्योंकि इनके द्वारा काफी रिफॉर्म किया जा रहा था, और जितने भी मतलब इससे संबंधित जो स्टेट थे 15, उन्होंने लगभग इनकी पॉलिसी से वो लोग खुश नहीं थे काफी हद तक, इसलिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। और उसी में एक नाम था आपका बोरिस एल्त्सिन। और इसके बाद जब आपका रूस बना, तो रूस के जो पहले शासक के रूप में आए, यही आए बोरिस एल्त्सिन। और इनके समय में भारत के साथ कुल मिलाकर के रिश्ता काफी बेहतर नहीं माना जाता है। और ये वहीं थे, मतलब कितना बार इनको मतलब ड्रिंक करके मतलब डिबेट करते हुए देखा गया। जितना करप्ट माने जाए, उतना करप्ट इस प्रकार के नेता थे। इनके बाद से लगभग अगर अच्छे नेता में अगर बात करें, जो मतलब यूएसएसआर के टूटने के बाद जो रूस बना, उसको आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ और सिर्फ अभी व्लादिमीर पुतिन का माना जाता है। 12 दिसंबर 1991 को एक नया देश रूस बन गया। और उसके बाद 15 जो देश बने, आप उसके नाम मेरे ख्याल से वाकिफ होंगे। ये हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव, स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनका जन्म 1931 में होता है, रसिया, एक पुर्बिलोन जगह है वहां पे। डैड आपका मतलब इनकी मृत्यु होती है 30 अगस्त 2022 को। और यहाँ पर इनकी लगभग जो इनकी शादी हुई थी राइसा से, गोर्बाचेव, 1953 से 19 उनकी डेथ जो 1999 में हो गई थी। इनके हाइट और नेशनलिटी रशियन सोवियत, ये मतलब इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं, जब चर्चा हो रहा है यूएसएसआर का, तो ये है मैप यूएसएसआर का। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मतलब रेड टाइप से जो दिख रहा है, जो एक नंबर है, वो है आज का रसिया। और अभी के समय में जो 6 नंबर है, देखिए,
वो 6 नंबर है आपका यूक्रेन। वहीं रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। इसमें लगभग जो 15 देश इसमें से निकले उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को मेंशन की गई है। तो इसको आपको थोड़ा सा लोकेशन वाइज, इसके कैपिटल, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। वन डे का एग्जाम अगर आप देते हैं तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस 15 देश के कैपिटल और कौन सा देश मतलब नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, कौन किसका बाउंड्री किससे शेयर होता है, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो यूएसएसआर था, उस यूएसएसआर के ये प्रमुख लीडर हैं, जैसे इसमें मैंने लगभग कुछ लोगों का नाम भी बता दिया है। मिखाइल गोर्बाचेव, यहाँ देखिएगा, लगभग 1985 से लेकर के 1991 तक इनका शासनकाल रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह न्यूज क्लियर हो गया होगा। इससे जो भी अगर कुछ क्वेरी आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग पूछने का प्रयास कीजिएगा। अब हम दूसरे न्यूज पर चलते हैं। क्या है आईएनएस विक्रांत? इंडियन नेवल शिप, अगर इसको अगर देखा जाए, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन नेवल शिप। देखिए, इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप का मतलब होता है एक प्रकार का बड़ा जहाज, और उस जहाज पे लॉट ऑफ आप 10 15 20 50 अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी कितना है, आप उस पर मतलब क्या होता है कि इन जनरल आप जैसे लैंड पर हैं तो अगर आपको कोई फाइटर जेट उड़ाना है तो फाइटर जेट तो आप लैंड से मतलब लैंड भी करा लेंगे और टेक ऑफ भी करा लेंगे। लेकिन अगर कहीं वार चल रहा हो, समझिए इस चीज को, तो लेकिन जब वार चल रहा है तो आप अगर समुद्र में बहुत सारे फाइटर जेट को एट ए टाइम उड़ाना होता है, लैंड कराना होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है, तो उस स्थिति में हम लोगों की मतलब इंडियन नेवल शिप की जरूरत पड़ती है, ताकि उस पर 50 100 इतने कैपेसिटी वाले फाइटर जेट वहां पर लैंड कराए जा सके, वहां पर रखे जा सके, कुछ महत्वपूर्ण हथियार वहां पर रखे जा सके। अगर मतलब एक प्रकार का अगर देखा जाए तो मतलब एक जमीन का एक बड़ा टुकड़ा जो समुद्र के ऊपर तैरता हुआ नजर आए, उस प्रकार के सिस्टम बनाया जाता है। तो जो आईएनएस जो विक्रांत है, वह फ्राइडे को आने वाले मतलब फ्राइडे को उसका क्या किया जाना है, उस पर लंच किए जाने हैं। और इसका जो मतलब ये पहली जो आईएनएस सिस्टम है वो भारत के द्वारा पहली बार टोटली मेड बाय इंडिया है। इसके पहले हमारे पास चाहे वह विक्रांत पहली बार, ये विक्रांत ये आज का नाम नहीं है, विक्रांत हमने पहले ही इस प्रकार का नेवल सिस्टम था हमारे पास, उसको हमने उसको डीकमीशन कर दिया। अभी हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास विक्रांत, विक्रमादित्य। तो उसी तरह यहाँ पर अभी जो एक नया नेवल सिस्टम जो अब जो अभी बनकर तैयार हो गया है, जो लगभग 2008-9 से बनना शुरू हुआ, और लगभग लगभग यहाँ पर 2022 में फाइनली बनकर तैयार हो गया है। और अब होने क्या जाने वाला है कि लगभग फ्राइडे को जो नेवी है उसको हैंड ओवर कर दी जाएगी और यह रनिंग में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो द हिंदू है आपका, उसने यह कवर अप किया है कि मतलब इसका जो प्रोसेस होगा वह से रिबन काटने का, इसको उद्घाटन करने का, जिस भी तरीका से आप समझने का प्रयास करें, उसको मतलब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मतलब इसको व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इतना ही नहीं, देखिएगा मतलब बीबीसी का भी न्यूज है, इसने भी इस चीज को कवर अप करने का प्रयास किया है। एक प्यारा सा इसका तस्वीर वहां पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उसको आप देखिए। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट इसके फिगर हैं, उसको मैं आप लोगों को समझ बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर कुछ एस्थेटिक चीजें हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इसलिए परेशान ना होइएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो इसके बाद उसमें लिखा हुआ है। देखिए, जो फ्राइडे को है, लगभग इसकी जो कैपेसिटी है विक्रांत की यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 45,000 टन की है, काफी ज्यादा है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आईएनएस, जैसे मैंने बताया कि इंडियन नेवल शिप,
और यहाँ पर लगभग लगभग इसके जो वेसल, मतलब वेसल जो होता है, मतलब एक ड्रम टाइप का बने होते हैं, उस एरिया लगभग पूरा बड़ा साइज जो होगा वो 262 मीटर, दैट मीन्स आप कहें तो लगभग 860 फीट लॉन्ग होगा, और ऑलमोस्ट लगभग आपका 60 मीटर यानी 197 फीट क्या होगा, लंबा होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर मैंने ग्रीन से इसको मेंशन करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि यह एक पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने, भारत ने पहली बार डिजाइन के साथ इसको खुद से मेक इन इंडिया, मतलब भारत के द्वारा निर्मित, या मतलब पहला शिप होगा। इसको ध्यान आप लोगों को रखना है एज मतलब एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसकी कैपेसिटी अगर देखा जाए तो लगभग लगभग इसमें 30 फाइटर प्लेन्स एंड सम जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें इनकी रखने की कैपेसिटी इनके पास है। लगभग लगभग अगर देखा जाए इंडिया में, जैसे अभी हमारे पास मतलब आईएनएस विक्रमादित्य है, और विक्रमादित्य के पास लगभग 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मतलब वहां पर रुकने की मतलब स्पेस है। तो कुल मिलाकर के अगर विक्रांत की बात की जाए तो मतलब विक्रमादित्य से इसकी साइज थोड़ा सा कम है। और कुछ लगभग इसकी जो मतलब कॉस्ट है, लगभग आप मान के चलिए कि $2.5 बिलियन के आसपास इसमें टोटल खर्च लग चुके हैं। कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इससे आप अपना नज़ारा देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसको तैयार किया गया है। एक हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है फ्राइडे को। देखिए इसमें कुछ स्टैटिक चीजें दी गई है कि लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 1961 में अगर हमारे साथ क्या हुआ था कि जैसे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जो स्टेट थे उस समय, जैसे आप जब देश आजाद हुआ तो उसमें जैसे जूनागढ़ हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसमें कुछ प्रकार की समस्याएं थी, और धीरे धीरे उसकी भी समस्याएं सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन जैसे गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, कुछ में कुछ समस्याएं आ रही थी। उसी को लेकर के जो गोवा था वह पुर्तगाल लोगों के अंडर में था। और तो उस समय काफी 1961 के एक छोटा सा वार हुआ था, मतलब एक सैनिक इन्वेजन, आप समझिए, वार नहीं कहेंगे इसको। और उसके बाद से लगभग लगभग उसमें इसका काफी योगदान माना जाता है विक्रांत का। और विक्रांत जो था लगभग मान के चलिए कि 1961 में भारत ने लगभग यूके से लिया था इसको, और इसको 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, और फिर से इसको मतलब 2008-9 में फिर इसको नए तरीके से बनाने का प्रयास किया गया, और फिर से यह बन करके तैयार हो गया है। 1971 के वार में आप देखिएगा तो इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसकी कुछ भूमिकाएं जो है, आप एक गाजी अटैक मूवी है, उसको आप जब देखिएगा तो उसमें इस चीज को मतलब आप और बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे। सिप के हैं कि मतलब कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं। अब कुछ इस प्रकार के परिदृश्य आपको देखने को मिलेंगे। लगभग अगर हैंगर की मतलब मैंने हमने मिग 29 के अगर, या कामोक 31, ये क्या है, ये है एयरक्राफ्ट सिस्टम है, और इनको इस पर रखने की मतलब व्यवस्था मतलब इस प्रकार से बनाया गया है कि वो वहां पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक तरीके के ये एयरक्राफ्ट है। कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, कुछ सिस्टम है कि मतलब आप जो आईएनएस बनाया है उसमें इस प्रकार की चीजें रखने की सारी व्यवस्थाएं आपको दिखेगी। अब थोड़ा सा हिंदी वाले में देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या लिखा गया है। आईएनएस विक्रांत महासागर में भारतीय नौसेना का तैरता किला, जाने इसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको
इसको आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो इसमें कुछ स्टैटिक चीजें हैं, थोड़ा सा जूम होने पर यह थोड़ा सा फट रहा है, और तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसमें जो चीजें फैक्चुअल चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो आईएनएस सिस्टम है उसको हिंदी में विमान वाहक पोत कहते हैं। क्या होते हैं इस प्रकार के, देखिएगा इस प्रकार के सिस्टम होते हैं। लगभग लगभग मान के चलिए कि मतलब इस समुद्र पर तैरता हुआ एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होता है, जिस पर जो भी आप काम अपने लैंड को करते हैं वो सारी चीजें आप इलिजिबल होते हैं करने के लिए समुद्र के बीच में। जैसे मानिए कि आप पैसिफिक ओशन में हैं, और पैसिफिक ओशन में अगर आपको कुछ अपना लैंड कराना है, कोई एयरक्राफ्ट को, तो आप वहां से मतलब इंडिया नहीं ना आइएगा। तो अगर वो आपका वहां पर नेवल सिस्टम है तो आप वहां पर लैंड करा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए लगभग 7500 किलोमीटर का भारत का खुला क्षेत्र है, जिससे आप देखिएगा अरेबियन सी हो गया, हिंद महासागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तीन क्षेत्र से हमारा स्टेप ओपन है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि तीन साइड में हमें एक आईएनएस सिस्टम होने चाहिए। तो अभी हमारे पास विक्रमादित्य और ये आईएनएस विक्रांत हो गया। एक ऐसा मतलब टोटली ओपन तो नहीं हुआ है, लेकिन आईएनएस विशाल ऐसा माना जा रहा है कि वो भी शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। देखते हैं अगर उससे संबंधित किसी प्रकार के कोई अपडेट आते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट को रखने के लिए, हथियार को रखने के लिए, मतलब हर सुविधाएं वो दी जाती है कि मतलब जो हर फैसिलिटी आप लैंड पर रखेंगे वो सारी चीजें इसमें आपको दी जाएगी। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैंने पहले बताया कि मतलब हमारी जो बाउंड्री है लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि तीन साइड से मतलब इस प्रकार के कैरियर सिस्टम हमारे पास हो, ताकि अगर कोई मतलब दुश्मन देश हम पर अगर किसी प्रकार के गलत नजरों से कोई या कोई अटैक नजरों से अगर देखने का प्रयास करता है तो हम उसका खुल कर और चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका हम सामना करें। अभी देखिएगा कि भारत के पास पहले से ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब पहले ही मैंने बताया कि आईएनएस विक्रमादित्य, और फिलहाल यह मरम्मत से गुजर रहा है। दैट मीन्स इसमें कुछ रिपेयर वगैरह किए जा रहे हैं, कुछ समस्याएं होती है, फिर मतलब यह इन जनरल क्या है कि मतलब अभी रनिंग में कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिपेयर वगैरह इसमें हो रहा है। कितने भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण दैट मीन्स देखिएगा मतलब चीन का बढ़ता हुआ कहानी हर जगह देखिएगा, मतलब चाहे आप डेप ट्रैप में फंसाया जाना, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, या मतलब जो साउथ चाइना सी है उसमें छोटे छोटे मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उसमें अपना क्या, अपना आधिपत्य स्थापित करना। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिस समय हम लोगों ने इसको बनाने का प्रयास किया अपना नेवल सिस्टम, उस समय चाइना के पास नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अभी एक बनाया तो अभी चाइना के पास दो बनकर रेडी हैं और रनिंग में है। तो इससे देख लीजिएगा अभी वहां पर एक मैन्युफैक्चर्ड भी हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का सिस्टम कितना तेज के साथ आगे चल रहा है। तो इस एंगल से भी मतलब भारत के परिदृश्य में ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन यूपीएससी परस्पेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण बन सकता है मेंस के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह आपके साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अगर आप मतलब पीसीएस कर रहे हैं, बीपीएससी वगैरह, तो आपकी जीएस पेपर 2 साइंस टेक को मिला करके इसमें क्वेश्चन बनने की चांसेस रह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि गोवा बांग्लादेश युद्ध में इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1961 में, 1971 में। ये चीजें मैं ऐसा मान के चलूंगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग मतलब इसको समझ पाए होंगे। मेक इन इंडिया मुहिम में मील का पत्थर साबित, मतलब कहें तो काफी लंबा समय लिया मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, कि मतलब इंडिया ही मतलब मैन्युफैक्चर करे, अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। ये लगभग देखा जाए तो 2008-9 से बनते बनते अभी के समय में यहाँ तक इतना समय लग गया। अभी के समय में अब देखिएगा कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है।
अब ध्यान रखने वाली है कि इतने बड़े बड़े देशों के साथ अगर हमारा कंपेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब हम अभी मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 1960 में लगभग अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब आईएनएस बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसकी कैपेसिटी काफी छोटी थी और उसका नाम आईएनएस अजय था। लेकिन अभी के समय में है कि लगभग हम इतना डेवलप हो गए हैं कि विक्रांत का लगभग 42,000 टन की साइज है। लगभग 1960 में जहां तक हम 120 टन की बात करते थे, आज हम लोगों ने उसको बढ़ा करके लगभग 42,000 टन तक की एयरक्राफ्ट सिस्टम को हम बनाने में सक्षम हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी पोटेंशियल को डिफाइन करता है। बाकी सारी चीजें हैं जिसको आप इसको पढ़ लीजिएगा। लगभग अगर देखा जाए लगभग इससे मतलब कार्यरत लोग लगभग 2,000 लोगों को मतलब सीधा इससे रोजगार मिला। लगभग अगर 13,000 लोगों को किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर इसमें कार्यरत थे। और लगभग 100 से ज्यादा एमएसएमई जितने भी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनका हेल्प इसमें लिया गया। तो एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं, छोटे छोटे मतलब कुटीर उद्योग टाइप के होते हैं, तो उनका भी इससे मतलब काफी भला हुआ। 13 साल लगे बनने में। इसकी कुछ एस्थेटिक चीजें हैं उसको यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। फरवरी 2009 में इससे बनाने की शुरुआत की गई थी। अगस्त 2013 में पहली बार विक्रांत को पानी में उतारा गया था। नवंबर 2020 को इसकी अंतिम बेसिक ट्रायल शुरू कर दिया गया 2020 में। और समंदर में ट्रायल जुलाई 2022 को पूरा हुआ। अगस्त सितंबर अभी आ गया। अगर जुलाई 2022 में इसे बनने वाले शिपयार्ड ने इसे नेवी को डिलीवर कर दिया लगभग जुलाई में। और अब देख रहे हैं अगस्त और सितंबर में हैंडओवर होने जा रहा है मतलब इंडियन नेवी को। सबसे इसमें यह है कि मतलब इसमें खर्च ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने टाउनशिप जितनी बिजली चाहिए इसे इससे बनने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास इसके खर्च आए। 21,000 टन से ज्यादा स्पेशल ग्रेड स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया। और लगभग 26,000 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल किया गया। समझिए कितना इसमें खर्च आए होंगे। लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन की इसमें नीड पड़ी। इतनी पावर सप्लाई जितने की एक टाउनशिप, अब बताइए एक टाउनशिप में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उतनी नीड इसमें है और नीड भी पड़ती है। और इसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड लगभग 28 नॉटिकल्स है। लगभग नॉटिकल्स मतलब होता है 1.8 किलोमीटर। और 28 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसका स्पीड आपको निकल करके आ जाएगा। जितना लगभग 15 मंजिल जितनी मतलब इमारत होती है उतनी इसकी क्या है, इसकी हाइट है। ऊंचाई लगभग बात करें तो 61.6 मीटर है। फ्लाइट डेक एरिया है लगभग 12,500। मतलब ये कहा जाए कि मतलब एक फ्लाइट डेक एरिया बोलते हैं जैसे एक फ्लाइट सिस्टम है और उसमें एक टू सिस्टम बनाया जाता है, वही मतलब टेक ऑफ सिस्टम और लैंडिंग सिस्टम। उसकी हाइट की बात की जा रही है। लंबाई की बात करें तो लगभग 262 मीटर है। और क्रू की संख्या इसमें जो लोग मेंबर इसमें जा सकते हैं उसकी संख्या 1600। कंपार्टमेंट लगभग जैसे रेल की बोगियां होती हैं और बोगिया में जो कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं उस प्रकार के कंपार्टमेंट बना मतलब इसकी सीट लगभग 2300 है। इस तरीके से अगर इसके क्षेत्र को देखा जाए तो लगभग आपका 53 एकड़ में फैला हुआ है ये। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो इससे संबंधित स्टैटिक भी मैंने चीजें बता दी। मेंस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा चांसेस है। अब लास्ट और अंतिम टॉपिक पर हम आते हैं कि सोलोमन द्वीप एक बार फिर विवादों में। एक सोलोमन क्या है, आइलैंड है और यह हमेशा कोई ना कोई प्रकार से चर्चा में रहता है। अब इस बार चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि एक ब्रिटेन का एक शिप था और एक यूएसए का शिप था। यह अपने मतलब लैंड पर आने से मना कर दिया कि नहीं, मतलब वो लोग कुछ फ्यूल लेना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, तो वो अपने कोस्टल एरिया में आने के लिए डायरेक्टली मना कर दिया। सोलोमन के जो वहां के वजीर आजम है उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। अब इसको लेकर के दुनिया में खलबली मन गई कि मतलब आखिर एक छोटू सा मतलब आप देखिएगा अगर जूम कीजिएगा तो जूम करने के बाद एक बार तो जूम में तो दिखेगा नहीं।
इसका लोकेशन है लगभग ऑस्ट्रेलिया, पापुआ गिनी एक देश है वहाँ के, मतलब छोटे छोटे, लगभग इसमें देखा जाए तो लगभग 900 प्लस छोटे छोटे आइलैंड है। लगभग इसमें रहने, मतलब रहते कितने पे हैं तो लगभग 147 आइलैंड पर ये लोग निवास करते हैं। मतलब छोटा है काफी, इसकी कम आबादी है, लेकिन एक छोटा सा देश मतलब कैसे हड़का दिया है, थोड़ा सा मतलब सोचने पर मतलब सारे लोगों को मतलब मजबूर कर देता है कि इस पर किस प्रकार की न्यूज है, कैसे मतलब एक छोटा सा देश, और वो भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश को मतलब एक कोस्टल क्षेत्र में सिर्फ आ करके जैसे फ्यूल लेना है, रेस्ट लेना है, इस चीज के लिए मना कर देना है। तो इस चीज को लेकर के अभी मतलब ये विवाद में है सोलोमन द्वीप। तो कभी भी ये महत्वपूर्ण है इस चीज के लिए कि इससे जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपका फ्री में। तो इसको थोड़ा सा मतलब इसको एनालिसिस भी करते हैं, और वन डे प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे कि इसका प्रॉपर, अगर आप अपने एटलस में या वर्ल्ड मैप में इसको प्रॉपर मार्क करेंगे और मार्क करके इसको ध्यान रखेंगे कि इसके अगल बगल कौन से कंट्री हैं। देखिएगा हिंदू ने भी लगभग यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि सोलोमन जो आइलैंड है वो डायरेक्टली मतलब सस्पेंड कर दिया नेवल सिस्टम को, जो विजिटर्स थे उसको डायरेक्टली मना कर दिया। इसकी अगर कैपिटल देखिए, मैं ये पूरा वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में देखिएगा जो रेड से जो घेरा गया है वो है आपका ये सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल है हुनीरा, और डायलिंग कोड है आपका +677, जिस तरह आपका भारत का प्लस क्या है 9। उसका करेंसी जो है, करेंसी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो देश चर्चा में रहते हैं तो कभी पूछ लिए जाते हैं कि वहां पर कौन सी करेंसी चल रही है। तो यहाँ करेंसी है सोलोमन आइलैंड्स डॉलर, वहां चले जाते हैं। अगर इसकी आबादी बात करें तो लगभग 6.87 लाख 2020 के वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार। तो सोच लीजिए 6.87 लाख कितना छोटी आबादी है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो एक ओसेनिया कॉन्टिनेंट का ये पार्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है इनका मानेश सगियोरे इनका नाम है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर इंग्लिश है। कौन कौन से मतलब इस रिलीजन के लोग वहां पर पाए जाते हैं, स्टैटिक चीजें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो लगभग 97.4% लोग क्रिश्चियन रहते हैं, और लगभग 1.4% लोग अदर हैं। और इसमें भी 97% में 76% आपका प्रोटेस्टेंट है, 19% आपका रोमन कैथोलिक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, मतलब आपको मोटा मोटा जरूरी नहीं है कि हर चीजें सिर्फ एक एग्जाम परस्पेक्टिव से ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एज ए नॉलेज पर्सन कभी मतलब कहीं आप डिबेट हो रहा है उसमें आपको ये सारी चीजें अगर पता होता है तो आप उसको आप अच्छे से उसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एनडीटीवी ने भी इसको कवर अप किया है, और एक डीएनए हिंदी उसने भी मतलब यहाँ पे कवर अप किया। उसने भी लिखा है कि सोलोमन आइलैंड ने सभी देशों के युद्ध पोत पर लगाया बैन, समझिए क्यों परेशान हुए अमेरिकी यूरोप। तो मतलब मान के चलिए कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल वाले जो देश हैं, उस अगल बगल वाले देश में लगभग ज्यादा पार्ट मतलब पैसिफिक ओशन का है। तो उसमें अगर अमेरिका और ब्रिटेन वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं और उसमें अपना इकोनॉमिक जोन ढूंढते रहते हैं, जैसे फिशरीज वगैरह के लेकर के, कुछ मेटेलिक चीज के लिए, कुछ माइनिंग के लिए, तो इस चीज को लेकर के मतलब इनकी रणनीति सोलोमन आइलैंड को अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, मतलब ऐसे इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग जो इस सोलोमन आइलैंड था वह एक ऐसा समय था जिस समय यह ताइवान का सपोर्ट करता था, और ताइवान का जब सपोर्ट करता था तो उस स्थिति में इसके जो रिश्ते थे वो चाइना के साथ बेहतर नहीं थे। लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जब एक समय खराब हो रही थी तो उन्होंने 2019 में एक ट्रीटी साइन किया सोलोमन आइलैंड और चाइना ने, और उस ट्रीटी के बाद से लगभग $100 बिलियन के आसपास इन्होंने इतना कर्ज दे दिया है चाइना ने। जैसे ही इन्होंने कर्ज दिया तो इन्होंने मतलब जो ताइवान का जो फेवर था उस फेवर को करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपको भी अब बात समझ में आ रहा होगा कि मतलब अभी के समय में अगर यह अपोज कर रहा है मतलब ब्रिटेन का या
अमेरिका का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही यहाँ पर कहानी दिखते हैं कि उनकी एक ट्रीटी हुई है, और ट्रीटी ये हुई है कि मतलब एक लगभग 6.5 लाख देश, मतलब आबादी वाला देश, और $100 बिलियन का अगर लोन अगर देता है, तो समझ लीजिए कहानी कितना बुरा है। कभी मतलब पूरा सेल कर दे फिर भी पैसे ये लोग नहीं दे पाएंगे, इतनी कहानी दर्दनाक है। मान के चलिए कि $60 बिलियन पाकिस्तान को दिया है, तो अब देखिए पाकिस्तान का हालत गड़बड़ हो गया है। चाइना, और मतलब तरह तरह के मतलब धमकियां दी जा रही है। लगभग लगभग अब लगभग बिलो $100 बिलियन अगर खर्च किया श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट पे चाइना ने, तो वहां पर उस लगभग 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये किस प्रकार का रणनीति है। एक सोलोमन आइलैंड है यह, चूंकि मतलब इसका जो बाउंड्री है वह शेयर होता है लगभग लगभग ये पापुआ गिनी और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते चाइना के साथ बेहतर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब जो उसके बगल में है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपका सोलोमन आइलैंड है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि दोस्ती आप कर सकते हैं। वही प्रिंसिपल चाइना ने अपना अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद ये सारा सिस्टम दुनिया के लिए मतलब इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट कर दिया कि सबको सर्वर शुरू हो गया। यही चीजें यहाँ पर सारी चीज, यहाँ पर अगर देखें मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक कोरल सी है। इस पूरा क्षेत्र ओशिनिया एक नया कॉन्टिनेंट के नाम पर मतलब हाल में चर्चा में रह रहा है कि मतलब अभी जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से एक एक नया कॉन्टिनेंट डेवलप हो रहा है जिसको ओशिनिया, और ओशिनिया का पार्ट है यहाँ पर सोलोमन आइलैंड। देख लीजिएगा मतलब कितना छोटू सा है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ न्यू पापुआ गिनी है। अब ये वाला जो और यहाँ पर है आपका न्यूजीलैंड, देखिएगा इस इसको, ये है तस्मान सीधे। इस पूरे लोकेशन को आपको अच्छे से कर लेना है दिमाग में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक कर्सर घुमा रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है ध्यान रखिएगा, पूरे आपको मैप में दिया है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, कुछ आप लोगों को भी खुद से करने हैं। यहाँ देखिएगा कि ये न्यूजीलैंड है, और मतलब ये नॉर्थ और साउथ, तो इन दोनों के बीच में इसको कौन सा स्टेट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा कि वो कौन से स्टेट हैं जो मतलब न्यूजीलैंड को दो अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। ये भी चीजें देख लीजिएगा कि न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है इस दोनों आइलैंड में कौन से आइलैंड में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और मैप देखने का प्रयास करते हैं। ये वर्ल्ड मैप के तौर पर इसको देखिए, जहाँ पे घेरा गया है वहां इसकी कहानी है। और यहाँ पर देखिए पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका सोलोमन आइलैंड है, आपकी फ्यूजी यहाँ आइलैंड है। ये छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड। यही सारी चीजें मैं जितनी सारी चीजें यही बोला कि जैसे ताइपे टू बीजिंग इन 2019 एंड सिंगांगिंग ए सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ था चाइना और सोलोमन के बीच में। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक समरी के रूप में कह दिया। और अभी एक थोड़ा सा और इसमें जान लें कि अभी जब चर्चा चल रहा था, तो सोलोमन के जो सेगोरो, जो इनके जो हेड ऑफ द स्टेट है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बात बताइए कि जब कोई कंट्री आपसे हेल्प लेने के लिए आया, वहाँ की शिपयार्ड आपके मतलब कोस्टल एरिया में रेस्ट करना चाहते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि मतलब ये लोग वेट ही नहीं किए, हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे और हमारा फैसला आने में काफी लेट लगा, तब तक इन्होंने अपना कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर करके न्यू पापुआ गिनी में चले गए। आप भी समझ रहे हैं कि मतलब आप कितना देर में डिसीजन देंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 24 घंटे में, समझ ही रहे हैं इस चीज को। तो ये क्या है नहीं है, मतलब किसकी अपनी क्या डिस्कशन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का न्यूज क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार के इसमें क्वेरी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।